नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 18 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिट, यहाँ पर बात की जा रही है रिट की, रिट एक निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो इसमें दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध। तो यह तीन दिया गया है। हालांकि रिट 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और क्यू वारंटो, जिसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो इसमें होगा यह व्यक्ति, निजी व्यक्ति के विरुद्ध जो जारी किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, निषेध, यह सब हमारे संविधान के मूल अधिकार में, यानी मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह से अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट। तो इन रिटों के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा होती है। तो यहाँ उत्तर क्या हो गया? केवल एक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, रिट जारी नहीं किया जा सकता? जब हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। दूसरा, जब कार्रवाई किसी विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो। तीसरा है जब हिरासत वैध हो। तो यहां पर यह तीनों मामलों में रिट जारी नहीं किया जा सकता। तो अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब यहां पर द हिंदू में आई हुई खबर है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों से जुड़ी 52 याचिकाएं। तो यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ अन्य रिटों के बारे में भी जानेंगे। सर्वप्रथम यह महत्वपूर्ण है आपके लिए कि रिट होता क्या है। तो एक रिट अथवा याचिका भी इसे कहेंगे। इसका अर्थ होता है कि आदेश, यानी कुछ भी जिसे एक अधिकार के तहत जारी किया जाता है, वह याचिका है और इसे रिट के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकार आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट कहते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अब इसमें जो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार से रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी, तो वो कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, ये लैटिन नेम है, मैंडमस, सर्टरी और प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। तो जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और इसे अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ यह है कि आपके पास शरीर होना चाहिए। यानी रिट एक अदालत के समक्ष ऐसे आदमी को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में या जेल में रखा गया है, और हिरासत में लेने के लिए 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। और यदि यह पाया गया है कि हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया है, तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को रिहा कर देती है। रिट का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने का नहीं होता, लेकिन अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कराना होता है। तो समझ में आई बात, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, यहां पर इसको सेकंड कर लीजिएगा। परमादेश का अर्थ है हमारा आदेश है, तो यानी इसको क्या कहेंगे? मैंडमस। तो यह भी एक लैटिन शब्द है। यह कानूनी रूप से कार्य करने और गैर कानूनी कार्य के अंजाम से बचने के लिए एक आदेश के रूप में एक न्यायिक उपाय है, जहां ए के पास, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ए के पास कानूनी अधिकार होते हैं जो बी पर कुछ कानूनी बाध्यताएं डालता है। यानी बी को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए ए, यानी ए परमादेश रिट की मांग कर सकता है। और इस रिट को जारी करने का आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब किया जाता है जब सरकार, अदालत, निगम या अधिकरण या लोक प्राधिकरण सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य तो करते हैं, लेकिन उन्हें निभा पाने में विफल रहते हैं। तीसरा, उत्प्रेषण। तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल
और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। तो उत्प्रेषण को एक न्यायिक आदेश के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, जो कि आचरण से संबंधित होता है और कानूनी कार्रवाई में उपयोग किया जाता है। इसे निगम जैसे संवैधानिक सांविधिक निकायों, कंपनियों, सरकारी समितियों जैसे निकायों और सहकारी समितियों तथा निजी निकायों तथा व्यक्तियों के खिलाफ जारी अदालत द्वारा प्रमाणित और कानून के अनुसार किसी भी कार्रवाई के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। चौथा है निषेध। निषेध, इसे प्रतिषेध भी कह सकते हैं, प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका अर्थ ही है स्टे ऑर्डर, यानी रोक लगा देना, यानी मना कर देना या बंद करना। यानी आम बोलचाल में इसे कहते हैं स्टे ले लिया मैंने। तो जब कोई निचली अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय एक विशेष मामले में अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारियों को अतिक्रमित कर किसी भी मुकदमे की सुनवाई करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। तो भारत में निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा के लिए किया जाता है। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, यानी इसका अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, यानी जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है, तब न्यायालय इसको जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो यह पांचों रिटें याद रखेंगे। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, यही कारण है कि संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो प्रदान किया गया था? तो जापान, भूटान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया। तो यहां पर उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा भूटान। अभी भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, यानी मोदी टू गेट भूटान टॉप सिविलियन अवार्ड। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो यह जो है याद रखें कि इससे पहले उन्हें 8 और देशों से सम्मान मिल चुका है, जैसे 2016 में सऊदी अरब का हाईएस्ट अवार्ड, इसी तरह से अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसी तरह से फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट से सम्मानित किया गया। 2019 में यूनाइटेड अरब अमीरात का जायद मेडल से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मालदीव का निशान इजुद्दीन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसी तरह से बहरीन का भी सम्मान इन्हें मिल चुका है और 2020 में अमेरिका ने अपने सर्वोच्च सैन्य सम्मान भी मोदी को दिया था। तो इस तरह से, और इन 5 संगठनों ने भी, जैसे सियोल पीस प्राइज ने भी दिया है और इसी तरह से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला है। 2019 में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिल चुका है। इसी तरह से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से 2019 में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के लिए ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पक्षकार नहीं है? तो इसमें दिया है अमेरिका, चीन, भारत, सोमालिया, मैक्सिको। तो यहां पर बात की जा रही नहीं है, तो अमेरिका नहीं है, तो आंसर होगा केवल एक। चूंकि भारत भी इसका पक्षकार है, 1992 के रियो डी जेनेरो में हुआ था, 93 से यह संधि पारित की गई और अभी हाल ही में अक्टूबर में हुई थी, कहां पर? चीन में, जिसमें 100 देशों ने भाग लिया था। अब बढ़ते हैं, इसी में 5वां प्रश्न भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता है? तो इसमें दिया है प्रवासी भारतीय, फिर दिया हुआ है एक कारपोरेट निकाय, एसोसिएशन या संगठन जो भारत में निगमित या पंजीकृत नहीं है। तीसरा है एक कारपोरेट निकाय, एसोसिएशन या संगठन जो भारत में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत निगमित या पंजीकृत है, जिसकी शेयर पूंजी या प्रबंधन में कोई गैर भारतीय भागीदारी है। तो इसमें यह तीनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा
डी, यानी पांचवें का आंसर डी होगा। इसी तरह से छठे प्रश्न में भी देख लेते हैं, जैव विविधता अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति संज्ञेय और गैर जमानती होगी। तो यहां पर यह कथन एकदम सत्य है। और दूसरा कथन दिया है कि इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड के लाभ वितरण के किसी भी निर्धारण या आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये कथन असत्य है, इसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है, यह ध्यान रखेंगे। इसीलिए जैव विविधता प्राधिकरण अलग से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसी तरह से राज्य जैव विविधता प्राधिकरण भी बनाया गया है। तो यहां पर केवल एक होगा। यह 4, 5 और 6 क्वेश्चन जो है एक ही खबर से द हिंदू में आया है, इकोलॉजिस्ट अपोज चेंज टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो पर्यावरणविदों ने जैविक विविधता अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तनों का विरोध किया है। तो यहां पर जैव विविधता क्या होता है, तो किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहते हैं। और यह वहां पर पाई जाती है जहां ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक होती है। खासकर भूमध्य रेखीय प्रदेश में यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W.G. रोजन ने किया था और इस शब्द का संकल्पनात्मक प्रयोग ओ विल्सन ने किया था। और भारत विश्व के उन 12 देशों में से एक है जो प्रजातीय विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। जैसे भारत में वेस्टर्न घाट और पूर्वी हिमालय, इन सब में बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तो भारत की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है और 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और एनबीए की स्थापना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की शर्तों के पालन हेतु 1 अक्टूबर 2003 को ही की गई थी। और इस तरह से जैव विविधता अधिनियम जो 2002 है, तो यह 2002 इसका उद्देश्य है कि जैविक संसाधनों के संरक्षण, इसके स्थायी उपयोग का प्रबंधन करना, स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग, यह सब इसके अंतर्गत आता है। और इसमें जो है मैंने बताया था ना, अधिनियम ने जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और जैव विविधता प्रबंधन समितियां जो कि स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न की ओर। 2017 में आया हुआ है स्थानीय स्वशासन। यह सीधे सीधे स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, यानी पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा है, नगर पालिकाओं की बात कर रहा है। तो सीधे सीधे यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। यानी सत्ता मतलब महात्मा गांधी अनुच्छेद 40 में भी आप देखिए पंचायती राज का व्यवस्था, और महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्राम ग्राम तक, गांव गांव तक सरकार की पहुंच हो। तो इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को अमली जामा पहनाने में, यानी 1992 अधिनियम के तहत 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो 11वीं पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं में नगर पालिकाओं का गठन किया गया। तो यह सीधे सीधे याद रखेंगे, आंसर इसका बी होगा। तो इसमें पूरा पंचायती राज व्यवस्था, तो स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में एक अभ्यास के रूप में सबसे अच्छा समझाया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। आज द हिंदू में आया हुआ है, आरबीआई पुश ऑन कार्ड सिक्योरिटी में हिट मर्चेंट लेंडर्स। तो यहां पर बात की जा रही है कि व्यापारियों और ऋणदाताओं को प्रभावित करने के लिए कार्ड सुरक्षा के लिए आरबीआई का जोर है। तो इसमें एक शब्द आया है, शब्दावलियां देखिए, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, इन सब से शब्दावलियों से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो यहां पर टोकनाइजेशन आ रहा है ना, कार्ड टोकनाइजेशन। तो ये है क्या, इसके लाभ क्या हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो कार्ड टोकनाइजेशन किसी भी संवेदनशील डाटा को गैर संवेदनशील डाटा में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ग्राहक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पर्सनल डिटेल को एक यूनिक कोड या टोकन में बदल दिया जाता है। और इस टोकन के इस्तेमाल से कोई भी ग्राहक अपने थर्ड पार्टी ऐप यानी कि क्यूआर कोड या पॉइंट ऑफ सेल पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। तो इस तरह से खास बात यह है इसकी कि इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई भी कंपनी
थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर से टोकन सर्विस के लिए संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इस टोकनाइज पेमेंट सिस्टम में भाग लेने वाले सभी कंपनियों को आरबीआई के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अति आवश्यक है। और इसके प्रकार हैं तो यह दो प्रकार का होता है। पहला है फ्रंट एंड टोकनाइजेशन और दूसरा है बैक एंड टोकनाइजेशन। इसमें फ्रंट एंड टोकनाइजेशन का निर्माण उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, जबकि बैक एंड टोकनाइजेशन का प्रयोग तब किया जाता है जब पहचानकर्ता अन्य विधि के द्वारा अपने टोकन को दूसरों के साथ साझा करते हैं और अपने मूल पहचान को दूसरे तक जाने से रोकते हैं तथा अपने डेटा को सुरक्षित करते हैं। और इससे लाभ क्या है, तो यानी टोकनाइजेशन या टोकनकरण डेटा का सही स्वरूप तथा संरचना को ट्रांसमिट करता है, जिससे साइबर अटैक होने की संभावना काफी कम हो जाती है और टोकन द्वारा भुगतान प्रोसेसर को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़ना संभव नहीं है। और यह सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नंबरों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि आपके किसी भी तरह के व्यक्तिगत पहचान को भी बचाता है, जैसे पासवर्ड, फाइल, कस्टमर, बैंक अकाउंट डिटेल के बारे में जानकारी आदि। और इससे हानि क्या है, तो टोकनाइजेशन प्रोसेस में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जटिलता को भी दर्शाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यवसाय के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिस कदम को उठाया जाता है वह टोकनाइजेशन के कारण थोड़ा जटिल हो जाता है और इसके द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन का एक लिमिट तय करना होता है, यानी दिन भर में आप उतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।